हेलो स्टूडेंट्स। तो ये चौथे वीडियो में मैं समझता हूँ कि हम और आप अब एक दूसरे के साथ जुड़ते जा रहे हैं और आज इस चौथे वीडियो में हम दो हेनरी फॉयल के प्रिंसिपल फिर डिस्कस करने वाले हैं। और ये दो प्रिंसिपल्स की शुरुआत करते हैं रेम्यूनरेशन से। रेम्यूनरेशन क्या है? ये सैलरी है। और सैलरी कैसे फिक्स होती है, कैसे फ़र्क पड़ता है? सैलरी तो सबको ही ज़्यादा चाहिए होती है। आइए अपने स्क्रीन पे देखिए कि हेनरी फॉयल के प्रिंसिपल में रेम्यूनरेशन के बारे में क्या कहा गया है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, द सैलरीज शुड बी फिक्स्ड इन रेफरेंस टू द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ही सैलरी की फिक्सेशन की जानी चाहिए। और सैलरी का ही एक टर्म है रेम्यूनरेशन। तो इस टर्म को आप समझेंगे। पहला पॉइंट है एडिक्वेट पेमेंट फॉर सेटिस्फैक्शन। सैलरी इतनी ज़रूर मिलनी चाहिए कि सेटिस्फैक्शन हो। दूसरा पॉइंट है फॉर मेंटेनिंग अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सैलरी इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि एक मिनिमम, एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन की जा सके। और रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज के वर्तमान समय में क्या है, ये आप बहुत अच्छे से समझते हैं। द मिनिमम वेज एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी एडहियर्ड। अलग अलग राज्य सरकारों ने मिनिमम वेजेस एक्ट, ये वर्कर्स के लिए है जो सबसे लोअर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, उनके लिए है। तो वो एक्ट का ज़रूर पालन किया जाए, उससे कम सैलरी ना दी जाए। ये ऑर्गेनाइजेशंस को ध्यान रखना होता है। जब आप मैनेजर बनेंगे तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। मैं तो चाहूँगा कि आप टॉप मैनेजमेंट में आएँ। तो टॉप मैनेजमेंट में जब आप आएंगे और पॉलिसीज़ बनाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तब ये ज़रूर इसका ध्यान रखेंगे कि मिनिमम वेजेस एक्ट को आप फॉलो करें और आप एक अच्छे मैनेजर बन के अपनी कंपनी को इतनी ऊंची प्रॉफिट दिलाएं कि मिनिमम वेजेस की बात ही आपको ना सोचनी पड़े। चौथा पॉइंट है द सैलरी शुड बी फिक्स्ड एज पर द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अपनी वित्तीय क्षमता को जरूर देखें ऑर्गेनाइजेशन और तभी सैलरी फिक्स करें। अब मैंने बोल दिया है, इसलिए यूँ ना करें कि सैलरी बहुत ज़्यादा फिक्स कर लें और आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी आपको अलाउ ही ना करे। So in that case, you will not be able to continue with the same salary structure and this will create a loss of goodwill for your organization. आपके एम्प्लॉयज़ आपसे ट्रस्ट लूज़ कर जाएंगे और फिर वो ये सोचेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी के साथ लॉन्ग टर्म काम करने के योग्य नहीं है। साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो सैलरी के फिक्सेशन में आपको ध्यान रखना होगा वो ये है, और ये आप सोच सकते हैं कि ये बातें हेनरी फॉयल ने अपने सिद्धांतों में 1870 और 80 के समय में ही कही थी। तो सैलरी कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, यानी कि जिस तरह का काम वर्कर कर रहे हैं उसी काम को करने के लिए दूसरी कंपनीज उन्हें क्या पेमेंट दे रही हैं, इसका भी ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। तो लेट अस कम बैक टू द डिस्कशन। इस डिस्कशन को हम लोगों ने जारी रखना है इस तरीके से कि सैलरीज़ को आप जब भी फिक्स करते हैं आप इन डिस्कस किए गए पॉइंट्स का ध्यान जरूर ही रखें। Students, what I will say that when you are working, try to be an entrepreneur. आप उद्यमी बनने की कोशिश करिए, उद्यमिता में जाइए और अपने बिजनेसेस को खड़ा करिए और ख़ुद अपना बिजनेस डेवलप करिए। इसी से इस बिजनेस स्टडीज़ की पढ़ाई की सार्थकता है। तो और साथ ही साथ अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो जॉब में हाईएस्ट सैलरी डिज़र्व करने वाली जॉब्स को आपको करना है। वो करने के लिए अपने स्किल सेट को डेवलप करना है। और उसके लिए फिर आइए हम लोग अगले पॉइंट को समझते हैं कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है। व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन से? एंड एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर in few hands at the top level. Decentralization means evenly distribution of power at every level of management. Centralization का अर्थ है कि सारी पावर एक जगह सीमित हो, एक जगह केंद्रित हो और
कुछ ही लोगों के पास हो जो टॉप लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में हेड करते हैं। वहीं डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ है कि पावर को एक समान तरीके से, इवन तरीके से पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग यूनिट्स में बांट दिया गया हुआ हो, तब ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मेथड बहुत ही इफ़ेक्टिव माना गया है। आइए इस देखते हैं कि डबल इन्वर्टेड कोमा में हेनरी फॉयल के स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। ए कंपनी मस्ट नॉट बी completely centralized or completely decentralized, but there must be combination of both depending upon the nature and size of the organization। और स्टूडेंट्स, आज कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज इसी फिलॉसफी, इसी प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं, जहाँ पे कि सेंट्रलाइजेशन कम्प्लीटली नहीं होता है, डिसेंट्रलाइज होती हैं। जितनी बड़ी कंपनी होती है उतना ही मैग्नीट्यूड बड़ा होता है डिसेंट्रलाइजेशन का। यानी कि अगर एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है तो आप ये समझ सकते हैं कि उनके इंडिया के जो हेड होंगे और उनके नीचे जो रीजनल हेड्स काम कर रहे होंगे, उनके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होगी। उसी तरीके से जो नेशनल लेवल की कंपनीज़ हैं, उनके रीजनल हेड्स और उनके नेशनल हेड्स और रीजनल हेड्स दोनों के पास ही बहुत अथॉरिटी होती है। वो अपने रीजन के एक तरीके से समझिए कि CEO होते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं अपनी टीम के साथ। तो ये जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन के बहुत फ़ायदे हैं, वहीं पे एक ध्यान ये रखना होता है आपको कि डिसेंट्रलाइजेशन में द अथॉरिटी शुड गो इन द प्रॉपर हैंड्स, अदरवाइज डिसेंट्रलाइजेशन से मिलने वाली जो अथॉरिटी है वो मिसयूज़ होगी। ये मिसयूज़ ना हो, इसके लिए इस प्रोसेस में बैलेंस बना के रखने का सिस्टम है जो हेनरी फायोल ने बताया है कि आप डिसेंट्रलाइजेशन तो करें, लेकिन उसमें मॉनिटरिंग का एक सिस्टम बना के रखें। एक सेंट्रल सिस्टम हो, एक सेंट्रल कमिटी हो, टॉप लेवल से सभी डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट हेड्स को मॉनिटर किया जाता रहे। आप मॉनिटर करते रहेंगे एंड इट विल बी वेरी गुड। तो डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन, इन दोनों टर्म्स को एग्जाम्पल से समझते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के बहुत फ़ायदे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के कारण आप यूनिट हेड्स को अकाउंटेबल मान सकते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन यूनिट के हेड से आप पूछा जा सकता है कि आपकी प्रोडक्शन कम क्यों हुई है, आपकी क्वालिटी क्यों ख़राब निकल के आ रही है, क्योंकि प्रोडक्शन हेड पूरी तरीके से प्रोडक्शन के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स हेड से ये पूछा जा सकता है कि आपकी सेल्स की फिगर्स अगले क्वार्टर में क्या रहने वाली हैं। ये पॉसिबल तब है जबकि सेल्स हेड को पूरी तरीके से अथॉरिटी दी गई है सेल्स के टारगेट्स को अचीव करने के लिए। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन के बेनिफिट्स हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन के बीच में एक बैलेंस बनाने से ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है। इसका ध्यान रखना चाहिए। So students, we have finished these two principles here in this video. I hope that you are studying well. We will meet in the next video. Thank you.